नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार बोर्ड में आते हैं ये टॉपिक्स, और सेक्शन सीबीएसई में जो लास्ट सेक्शन है जिसमें 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें एक क्वेश्चन इनमें से पूछा जाता है 2.5 मार्क्स का। दो पार्ट करके जो आते हैं लास्ट सेक्शन, उसमें क्वेश्चंस आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस। गॉस थ्योरम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जिससे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा, और अब हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस को। तो पहला एप्लीकेशन है आपके सामने, जो कि है इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। गॉस थ्योरम में मैंने आपको बताया था कि फ्लक्स जो होता है चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है क्यू एफ फाई इक्वल बताया था मैंने Q/ε0। इसी टॉपिक को आगे लेते हुए गॉस थ्योरम का यूज़ करते हुए ये डेरिवेशन आज आपको एक्सप्लेन करना है। मैंने आपको कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में लीनियर चार्ज डेंसिटी एक्सप्लेन किया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी एक्सप्लेन किया था, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एक्सप्लेन किया था। तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में लीनियर चार्ज डेंसिटी का यहाँ पर यूज़ होगा। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। इस टॉपिक में हमें करना क्या है कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर लेना है, एक बहुत लंबा वायर लेना है, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, और जिसको हमें चार्ज देना है। जब हम उसको चार्ज देंगे तो उसके अराउंड में, वायर के अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। तो वो हमें कैलकुलेट करना है कि उस वायर के अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी, कितनी प्रोड्यूस होगी, और उसकी क्या डायरेक्शन होगी, ये सब हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं कंसिडर करता हूँ कि ये मेरे पास एक वायर है, ये सपोज दैट मेरे पास एक वायर है, ये मैंने एक वायर कंसीडर किया, और इस वायर की जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है ये, और मैंने इस वायर को कंसीडर किया। अब इनफाइनाइट बहुत लंबा वायर है, पता नहीं कहाँ से स्टार्ट हो रहा कहाँ तक जा रहा, बहुत लंबा वायर है। अब मैंने क्या किया, इसको चार्ज देना स्टार्ट किया। तो चार्ज में इसको एक पर्टिकुलर लेंथ तक दूंगा। तो मैंने क्या किया, जैसे ही चार्ज देना स्टार्ट किया तो चार्ज जो है इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होने लगा। इस टाइप से देखिए, यह चार्ज इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने लगा, पूरी तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने लगा, और धीमे धीमे करके मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब मैंने कंसीडर किया कि एल लेंथ तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो क्या हुआ कि इस चार्ज से जो प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा। ये मैंने आपको बताया कि जब प्लस और प्लस एक साथ आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस टाइप से प्रोड्यूस होती हैं, इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्लस प्लस में रिपल्सन होता है तो इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी, क्रिएट होंगी। तो क्या होगा कि ये जो वायर है, इसमें ये जो चार्ज है, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर साइड भी जाएंगी, इधर साइड भी जाएंगी, इधर साइड इस साइड भी जाएंगी, इस साइड भी जाएंगी। तो क्या होगा, इसके चारों तरफ, इस वायर के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा। मैंने मानता हूँ कि ये इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ इसके चारों तरफ। ये मैंने एक सरफेस ड्रॉ किया, ये मैंने एक सरफेस ड्रॉ किया। अब मैं बताऊंगा कि इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट हुआ। इस सरफेस को हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। गॉस साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट में इसको नाम दिया गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस रिप्रेजेंट करता है कि इस वायर को जब चार्ज दिया तो इसके अराउंड में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और कहाँ तक हो रहा है। तो इसलिए हमने गॉसियन सरफेस बनाया। इट इज़ द गॉसियन सरफेस। अब देखिए, सपोज दैट इस वायर से आर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, और इस पॉइंट पी पे यहाँ पे फ्लक्स भी होगा। अब फ्लक्स क्यों होगा, क्योंकि जब ये प्लस प्लस चार्ज है तो इस प्लस प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हुई होंगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे ही इस क्लोज सरफेस से पास हुई होंगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और फ्लक्स भी क्रिएट हुआ होगा। तो इस पॉइंट पी पर हमें फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहली बात आती है कि हमें यहाँ पर ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि फ्लक्स कितना है, उसके बाद हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले गॉस थ्योरम क्या होता है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम
गॉस थ्योरम है, फाई इक्वल होता है फॉर्मूला Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या हम लोग लिख सकते हैं इनक्लोज इंटीग्रल A इंटू डी एस वैक्टर इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होता है गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट। अब when charge is given to this straight wire, then charge uniformly distributed over the wire. In this case there will be linear charge density. तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा यहाँ पर, लीनियर चार्ज डेंसिटी के हिसाब से क्या होगा, लैम्डा इक्वल Q अपॉन L, L लेंथ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो लैम्डा इक्वल Q अपॉन L, एंड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ Q इक्वल लैम्डा इंटू L, इट इज़ द वैल्यू ऑफ चार्ज। अब हमें क्या करना है, इस चार्ज की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ पर होगा इंटीग्रल E वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अपना आया इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये फ्लक्स आया लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो पूरा डायग्राम है, इस डायग्राम को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हमने माना कि ये वाला सरफेस S1, ये सरफेस मैंने कंसीडर किया S2 और ये सरफेस मैंने कंसीडर किया S3। ये 3 सरफेस में इस डायग्राम को मैंने डिवाइड किया। देखिए, ये जो S1 सरफेस है यानी कि गॉसियन सरफेस के ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाले पार्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का एंगल क्या होगा, सरफेस ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी ये, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर जाएगी, प्लस प्लस है तो प्लस प्लस में इस साइड जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये प्लस और ये प्लस दोनों की वजह से ऐसी जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये और सरफेस की डायरेक्शन ये, तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो थीटा इक्वल होगा 90 डिग्री। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही और फ्लक्स की डायरेक्शन भी यही, तो यहाँ पर जो थीटा होगा वो होगा 0 डिग्री। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सरफेस की डायरेक्शन इधर नीचे और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, तो यहाँ पे भी थीटा क्या होगा 90 डिग्री। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच का जो डायरेक्शन है या जो एंगल है वो यहाँ पर 90 होगा, यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पर 90 होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए जैसे ये वायर है, इस वायर को हमने चार्ज दिया, इस पूरे वायर पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स या तो इधर जाएंगी, इधर जाएंगी, इधर तो नहीं जाएंगी ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही है और हम लोग सरफेस दे ले रहे हैं तो 90 डिग्री एंगल होगा। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, सरफेस इधर है तो एंगल 90 डिग्री होगा। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इधर हो, सरफेस भी इधर हो, तो एंगल 0 डिग्री होगा। तो ये एंगल हमने बता दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक, अब हमें केवल इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन A इंटू डी एस। तो यहाँ पर हमें तीनों पार्ट का अलग अलग निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, एंड में तीनों को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहला S1 E वेक्टर डॉट डी एस प्लस इंटीग्रल S2 E वेक्टर डॉट डी एस प्लस इंटीग्रल S3 E वेक्टर डॉट डी एस। ओके, नाउ इंटीग्रेशन S1 E डी एस कॉस थीटा प्लस इंटीग्रल S2 E डी एस कॉस थीटा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक फार्मूला होता है, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी, A वेक्टर डॉट B वेक्टर होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर जो E वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर है इसलिए हो जाएगा E डी एस कॉस थीटा, और प्लस यहाँ पर भी होगा इंटीग्रेशन S3 E डी एस कॉस थीटा। अब यहाँ पर एंगल सबके अलग अलग होंगे। जैसे हम लोग S1 सरफेस की बात कर रहे हैं तो एंगल 90 होगा, S2 की बात कर रहे हैं एंगल 0 होगा, और S3 के लिए एंगल फिर 90 होगा। तो यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन S1 E डी एस कॉस 90 प्लस इंटीग्रेशन S2 E डी एस कॉस 0 प्लस इंटीग्रेशन S3 E डी एस कॉस 90। तो देखिए ये अपना आया ये फ्लक्स। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, S1 E डी, ये जो वैल्यू है यहाँ पर cos 90 लिखा हुआ है, cos 90 यानी कि ये वाली जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास बचेगा S2 E इंटू डी एस, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इधर पे ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि cos 90।
तो फाइनली जो अपने पास फ्लक्स की वैल्यू आती है वो आती है इंटीग्रेशन ई डी एस इक्वल H2 ई डी एस। सपोज दैट इट इज़ इक्वेशन नंबर 3, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए ये जो वैल्यू आई इसकी E इंटू डी एस, ये वैल्यू आई अपने पास में क्लोज इंटीग्रल S1 E इंटू डी एस कॉस जीरो वैल्यू 1, देन इंटीग्रल S1 E डी एस, ये अपने पास वैल्यू आई इस क्लोज इंटीग्रल की, यानी इस फ्लक्स की वैल्यू अपने पास ये आई इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए अब अपना इक्वेशन क्या था फ्रॉम इक्वेशन 2 था इंटीग्रल ई डी एस इक्वल लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू है ये क्लोज इंटीग्रल S1 ई डी एस इक्वल लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ई कांस्टेंट टर्म बाहर कर दिया, इंटीग्रल S1 इंटू डी एस इक्वल लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये जो डी एस है, डी एस का मतलब देखिए ये डी एस ये है, यहाँ पर इस सरफेस की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर सॉरी S1 ही H2 होगा, सरफेस H2 सरफेस होगा। S1 वाला 0 हो गया था, S1 90 था तो वो 0 हो गया था, H2 बचा था। देखिए अब क्या होगा कि ये जो H2 सरफेस है यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। ये जो पूरा गॉसियन सरफेस बनेगा ये पूरा H2 सरफेसों से मिलके बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पूरे का एरिया में निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी सरफेस है, इसके पीछे भी होगा, इधर साइड भी होगा, तो क्या करना पड़ेगा हमें इस पूरे का, यानी इस जो पूरा गॉसियन सरफेस है इस पूरे गॉसियन सरफेस का हमें एरिया यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। अब सबसे पहली चीज़ कि गॉसियन सरफेस का शेप कैसा है, तो गॉसियन सरफेस है सिलेंड्रिकल इन शेप और सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। अब एच तो है नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा 2 पाई आर एल और आर क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस, ये जो रेडियस है इसकी, इट इज़ द आर। ठीक है, तो ई इंटू एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस इक्वल लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए इंटू गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर एल इक्वल लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा एल एंड एल will be cancelled, then you will get the final answer equal lambda upon 2 pi epsilon naught into r. It is the final answer. Or you can write this type 1 upon 2 pi epsilon naught lambda upon r. बट आप क्या करें 2 का मल्टीप्लाई इधर करें और 2 का मल्टीप्लाई इधर करें, तो फाइनल आंसर होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। ये भी हो सकता है, इसको आप लिख सकते हैं इक्वल 2 के लैम्डा अपॉन आर। इट इज़ द फाइनल आंसर। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आपका टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। इसका वेक्टर फॉर्म भी लिख देता हूँ यहाँ पर, वेक्टर फॉर्म होगा इसका ई वेक्टर इक्वल लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू एन कैप। ये जो वेक्टर फॉर्म है क्यों निकाला गया, क्योंकि देखिए जब हमने इस वायर को चार्ज दिया तो चार्ज यूनिफॉर्मली इस वायर पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब देखिए जब चार्ज यूनिफॉर्मली इस वायर पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो इस वायर के अराउंड में कितनी पर यूनिट डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर फॉर्म लगाया गया। जैसे कि ये वायर पर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया तो क्या हुआ, यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। अब ये यूनिट डिस्टेंस आर है, ये आर डिस्टेंस है, आगे हो सकता है कि और आगे तक बनी हुई हो इलेक्ट्रिक फील्ड, हो सकता है और आगे तक बनी हो, या हो सकता है कि पीछे ही तक रह गई हो। तो कितनी आगे तक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर फॉर्म बनाया गया। और जो कि ये होता है, ये एन कैप बताता है यूनिट वेक्टर कि कितने पर यूनिट डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। तो आप इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस टॉपिक से जुड़े हुए अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं
और अगले वीडियो में हम लोग आएंगे सेकेंड पार्ट को लेके।